दोस्तों, सातवां हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन में प्रशासन पर विधायी एवं न्यायिक नियंत्रण का। यानी कि जो हमारा लोक प्रशासन होता है उसके ऊपर किस तरीके से विधायिका का नियंत्रण होता है, किस प्रकार से जुडिशियरी उस पर कंट्रोल करती है। यानी कि न्यायपालिका जो होती है, हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय किस प्रकार से हमारे प्रशासन पर लगाम रखते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में साथ ही साथ हम प्रशासन पर नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियाँ और तकनीक को जानेंगे। पहला, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है जिसको कि विधायी नियंत्रण कहा जाता है, यानी कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कार्य कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिका होती है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद शामिल होती है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संघीय विधानमंडल या संघीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद के रूप में शामिल होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, इसमें संघीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल शामिल होते हैं, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं और राज्य विधानसभाओं के या विधान परिषद के जो विधायक होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं, वे किस प्रकार से सदन के अंदर एक ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं जिससे कि प्रशासन के ऊपर सतत रूप से नियंत्रण बना रहता है। साथ ही साथ विभिन्न संसदीय और विधान समितियां जो होती हैं, जो कि संघीय विधान परिषद के अंदर या संघीय विधानमंडल के अंदर और राज्य विधानमंडल में बनाई जाती हैं, जिनका संबंध विभिन्न सेक्टर्स से होता है। प्रशासनिक सुधार समितियां होती हैं, मंत्रिमंडलीय समितियां जो बनाई जाती हैं वो अपने कार्य के अंदर रत होती हैं, संलग्न होती हैं। साथ ही साथ हम इस विधायी नियंत्रण के तहत विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि भारतवर्ष के अंदर ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार नियंत्रण बनाए रखती हैं, जिससे कि उसके अंदर किसी प्रकार की लापरवाही का भान ना हो, किसी प्रकार की ऐसी प्रभाव उत्पादकता प्रभावित ना हो जिसकी सख्त रूप से ज़रूरत होती है। वहीं दूसरे पार्ट के अंदर हमने तैयार किया है कि न्यायपालिका का नियंत्रण किस प्रकार से प्रशासन पर बना होता है। हमारी जो न्यायपालिका है, माननीय न्यायपालिका, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को शामिल किया गया है, ये दोनों मिलकर के किस प्रकार से हमारे प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं, इसके मूल तत्व कुछ यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत हमारी न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है। अनुच्छेद 32, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, उसके द्वारा अनुच्छेद 226 के द्वारा तथा स्वतः संज्ञान के माध्यम से न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण बनाने का कार्य करती है। वहीं न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से न्यायपालिका के अंतर्गत प्रशासन के अंदर इसके जुड़े हुए अवयवों को ध्यानामुख रखते हुए उनका सतत रूप से विश्लेषण किया जाता है और उस पर नियंत्रण बनाने की प्रक्रिया अपने निष्पादन तक पहुंच पाती है। साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता, भारतीय न्यायालय या भारतीय जो माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय होते हैं, वे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेकर के प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो इस वाले अध्याय में, जिसमें कि प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण को पढ़ना है, किस प्रकार से प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण किए जाते हैं, इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम इस अध्याय में इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण की जो पद्धतियां हैं, यानी कि जो प्रोसेसेस हैं और जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, मूल रूप से इसका जो आधार है या मूल रूप से प्रशासन पर विधायी और न्यायपालिका का जो नियंत्रण का आधार है या इसका मूल भाग जो है वो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि भारत एक लोकतंत्र है और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका जो होती है, जिसको कि प्रशासन कहा जाता है, हमारे भारतवर्ष के अंदर स्थायी कार्यपालिका के रूप में प्रशासन कार्य करता है। और प्रशासन के दो अंग होते हैं, मूल रूप से तीन अंग होते हैं, जैसा कि बताया गया है पूर्व में भी लोक प्रशासन में कि प्रशासन के तीन अंग होते हैं, जो लॉर्ड मैकाले समिति ने स्पष्ट किए थे। पहला जो नियंत्रण होता है प्रशासन का, वह होता है
भारतीय सिविल सेवा के द्वारा, भारतीय सिविल सेवकों के द्वारा, दूसरा होता है केंद्रीय सिविल सेवकों के द्वारा, और तीसरा प्रमुख पार्ट होता है राज्य सिविल सेवा परीक्षा जो होती है, तो राज्य सिविल सेवक जो होते हैं उनके द्वारा यह वह शामिल किए जाते हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण मूलतः संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका एवं नियत न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय स्तर पर अगर बात की जाए, संघीय स्तर की बात की जाए, तो संघीय स्तर पर संघीय जो कार्यपालिका होती है उसके द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका होती है उसके द्वारा, तथा न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। वस्तुतः प्रशासन संविधान के अधीन एवं संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार चलाया जाता है। जो प्रशासन होता है वह संविधान के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? संविधान के अधीन, यानी कि संविधान की जो मूल भावना होती है उससे वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता, उसके अनुसार वह कार्य करता है। और संसद जो कानून बनाती है, तो संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से, संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से प्रशासन को चलाने का कार्य किया जाता है। तो हमने ये जाना है मूल रूप से इसके आधार के रूप में कि भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका जो हमारा प्रशासन होता है उसके कार्य संचालन का जो दायित्व होता है वह संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका होती है उसके कंधों पर टिका होता है। वस्तुतः जो प्रशासन होता है वह संविधान के अधीन और संसद के द्वारा जो कानून समय समय पर बनाए जाते हैं, जो अधिनियम बनाए जाते हैं, उसके तहत संचालित किया जाता है। नौकरशाही प्रशासन के विकृत होने पर आम जनता पर कठिनाइयाँ और परेशानियों का अंबार या भीड़ लग जाती है। जब हमारी नौकरशाही अगर अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, अगर वह अपने पद से विमुख हो जाती है या किसी प्रकार से उसका स्वरूप विकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आम जनता होती है उसके ऊपर कठिनाइयाँ और परेशानियों का अंबार लग जाता है। यानी कि जनता को उस समय विभिन्न अवरोधकों का सामना करना पड़ता है और उनके जो कार्य होते हैं या जो जनता की मांग होती है वह पूरी नहीं हो पाती है। प्रशासन की असफलता, अनियमितता और अकार्य कुशलता व कमियों का अंत में मंत्रिपरिषद पर बोझ आता है। और जब प्रशासन सही तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि प्रशासन अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है या विमुख हो जाता है या वह लक्ष्य केंद्रित कार्य नहीं करता है, जब प्रशासन लक्ष्य केंद्रित कार्य नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्री लोग होते हैं जो विभिन्न विभागों को संभालते हैं, वो जो उसके मुखिया होते हैं, उनके ऊपर इसका बोझ सहज रूप से आ ही जाता है। पहला पार्ट, अब ये तो हमने मूल रूप से जाना है कि भाई लोक प्रशासन के अंदर जो नियंत्रण होता है वह कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। हमारी जो संसद होती है, जो हमारी विधानसभा या विधान परिषद होती है, वह किस प्रकार से कानून बना करके और संविधान के जो आत्मा है, संविधान का जो मूल स्वरूप है उसके अधीन रहकर कार्य करती है। साथ ही साथ ये भी जाना है कि लोक प्रशासन जब अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है या विमुख हो जाता है तो उसी स्थिति के अंदर हमारे प्रशासन के ऊपर ऐसे कुछ कारक होते हैं जो उसके अंदर विपरीत प्रभाव डालते हैं। फलतः जिस विभाग से संबंधित मंत्री होता है या जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसके ऊपर इसका अचानक से बोझ आ जाता है और जनता को जो लाभ प्राप्त होने चाहिए, उनके लिए जो लोक कल्याण का कार्य होता है वह नहीं हो पाता है। इसलिए प्रशासन को सही रास्ते पर चलाने के लिए और लक्ष्य केंद्रित प्रभाव उत्पादकता पूर्ण कार्य करने के लिए उस पर नियंत्रण बनाया जाता है। तो पहला पार्ट है संघीय व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण, यानी कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने का जो कार्य होता है वह नंबर 1 पर संघीय व्यवस्थापिका करती है, यानी कि हमारी संसद करती है। तो पहला जो नियंत्रण होता है वह होता है संसद के अंदर सदन में प्रश्न पूछकर। प्रत्येक सदस्य को प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। कोई भी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपने प्रश्न प्रशासन से संबंधित पूछ सकता है। न्यायालय में विचाराधीन विषय पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी सांसद अथवा विधायक जब सदन के अंदर सवाल करता है तो उसे इस बात का मालूम होना चाहिए कि जो प्रकरण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होता है उस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, यानी कि प्रश्न पूछकर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।
अब जो संसद के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को दो भागों में बांटा जाता है। संसदीय प्रश्नों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहले जो प्रश्न होते हैं वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, यानी कि तारांकित प्रश्न ये इसका एक भाग है। इसमें मंत्री जो होता है संबंधित विभाग का, वह सदन में मौखिक रूप में जवाब देता है, लिखित रूप में जवाब नहीं देता है, तथा प्रश्नकर्ता व अन्य पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब मंत्री मौखिक रूप से किसी तारांकित सवाल का जवाब देता है सदन के अंदर, तो इस दौरान जो प्रश्नकर्ता सांसद अथवा विधायक होता है वह सदन में उससे संबंधित अन्य पूरक प्रश्न भी संबंधित मंत्री या विभाग से कर सकता है। दूसरे जो प्रश्न होते हैं सदन में पूछे जाते हैं वे होते हैं अतारांकित प्रश्न, यानी कि जो तारांकित नहीं होते हैं। इन अतारांकित प्रश्नों के जवाब केवल टेबल पर लिखित रूप में रखे जाते हैं। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इनके जवाब लिखित रूप में जो सदन की टेबल होती है उसके ऊपर रखे जाते हैं। वस्तुतः विपक्ष प्रश्न पूछकर प्रशासन की कमियों से संबंधित सूचना प्राप्त करके उनसे संबंधित कार्यों को उजागर करते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि सदन के अंदर चाहे माननीय संसद हो या माननीय विधानसभाएं हों, वहाँ पर जो सदस्य होते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं, तो इससे वो सूचनाएं इकट्ठी करके जो प्रशासन की जो कमियां होती हैं उनको उजागर करते हैं और उनके ऊपर लगाम कसने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संसदीय व्यवस्था में दो तरीके के सवाल किए जा सकते हैं। एक तो तारांकित सवाल होता है, एक अतारांकित सवाल होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारे संसदीय कानूनों के तहत की विधि बनाकर, कानून बना करके, अधिनियम बना करके हमारे प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। प्रशासन के अधिकार, कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण विधायिका द्वारा किया जाता है। जो माननीय संसद या अथवा विधानसभा या विधान परिषदें जो होती हैं उनके द्वारा प्रशासन के नंबर एक तो उनके प्रशासन के क्या क्या अधिकार होते हैं वो नियत किए जाते हैं। फिर उनके कार्यों यानी कि कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है कि प्रशासन कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही साथ उनसे संबंधित दायित्वों का भी निर्धारण इसमें किया जाता है। इसके संदर्भ में सरकार विस्तृत कानून बनाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी संसद होती है, हमारी जो सरकार होती है, हमारी जो विधानसभाएं होती हैं, इनके अंदर सभी माननीय सदस्यों के द्वारा मिलकर के विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रस्ताव ला करके उसके ऊपर वोटिंग मतदान कराते हुए तथा उसका अनुमोदन करते हुए विभिन्न अधिनियम या नियमों का निर्माण किया जाता है, यानी कि विधि बनाई जाती है। और इस प्रकार से विधि बना करके प्रशासन के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा नियंत्रण हमारी संसदीय व्यवस्था में होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत की एक संवैधानिक संस्था है। तो हमारी जो संवैधानिक संस्था है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इसके द्वारा भी संसदीय नियमावली के अंतर्गत प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। कैग जो होता है वह केंद्र व राज्य सरकार के लेखों की जांच करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अकाउंट संबंधी कार्य किए जाते हैं, लेखा प्रतिवेदन होते हैं, उनकी जांच करने का कार्य कैग बखूबी करता है। एवं लेखा परीक्षण में पाई गई अनियमितताएं, अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने का कार्य कैग करता है। ध्यान रहे कि वार्षिक रूप से यह रिपोर्ट माननीय संसद के अंदर तथा विधानसभाओं के पटल पर माननीय राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत की जाती है। और अगर इसमें कोई अनियमितताएं होती हैं तो उन अनियमितताओं को उजागर करने का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। कैग की यह रिपोर्ट पीएसी को सौंपी जाती है। पीएसी होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। माननीय संसद के द्वारा और माननीय विधानसभाओं के द्वारा अपने यहाँ पर एक कमेटी होती है जो विभिन्न लेखा कार्यों का निरीक्षण करती है, समय समय पर उनसे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करती है और उनके अंदर अनियमितताएं पाई जाती हैं उनके ऊपर निगरानी रखने का कार्य लोक लेखा समिति करती है। तो कैग की ये जो रिपोर्ट होती है वह पीएसी को सौंप दी जाती है। वस्तुतः कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पीएसी का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है। यानी कि अगर आपसे 20 शब्दों के अंदर ये सवाल आरएस मुख्य परीक्षा में किया जाए कि कैग पीएसी का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक किस प्रकार से होता है, तो आप इसका सहज रूप से जवाब प्रस्तुत कर पाएंगे।
नेक्स्ट होता है संसदीय कार्य प्रणाली में लोक लेखा समिति कि लोक लेखा समिति हमारे प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करेगी, जिसको पीएसी कहा जाता है। पीएसी की स्थापना प्रिय विद्यार्थियों सन 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। इसमें कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वह 15+7 का होता है। इनकी लोक लेखा समिति में माननीय सदन के अंदर 15 सदस्य तो जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्य या सांसद इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा विपक्ष का प्रमुख नेता होता है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके विपक्ष में जो पार्टी बैठती है उस पार्टी का जो मुखिया होता है, सो सदन के अंदर प्रतिपक्ष का नेता होता है, वह इसका अध्यक्ष होता है। तो पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि 1 वर्ष के पश्चात दोबारा से सदन के अंदर, माननीय सदन के अंदर पीएसी का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसका मूल रूप से कार्य क्या होता है? कैग की रिपोर्ट को पढ़कर संसद को आवश्यक रिपोर्ट अथवा सूचना का प्रदान करने का कार्य लोक लेखा समिति करती है। हमारी लोक लेखा जो समिति होती है वह मूल रूप से जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है या जो रिपोर्ट तैयार की जाती है कैग के द्वारा, उसको पढ़ने का कार्य यह करती है। साथ ही साथ संसद को आवश्यक रिपोर्ट और सूचनाओं का प्रदान करने का कार्य समय समय पर यह करती है। तो ये हम मूल रूप से समझ ही गए हैं कि जो हमारी पीएसी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। हमारी संसदीय समितियों में एक प्राक्कलन समिति होती है। यह प्राक्कलन समिति जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? सन 1950 में। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य, ध्यान रखने की बात यह है कि ये सभी लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका मूल कार्य प्रशासन में मितव्ययता, कार्य कुशलता का निर्माण करना होता है, यानी कि प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यों का जो संपादन किया जाता है, विभिन्न नियमावलियों के अधीन जब वे प्रशासन में दक्षता लाने के साथ साथ लोक कल्याण की मूल भावना के साथ जब कार्य करते हैं, तो उस प्रक्रिया अथवा विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं की पूर्ति के लिए, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो बजट खर्च किया जाता है उसमें मितव्ययिता को बनाए रखना, कार्य कुशलता का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। प्राक्कलन समिति वर्ष पर्यंत अनुमानों और सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य करती है। हमारी जो प्राक्कलन समिति है वह पूरे वर्ष भर के दौरान विभिन्न अनुमान प्रस्तुत करने का कार्य करती है, यानी कि बजटिंग संबंधी विभिन्न अनुमान प्रस्तुत करती है कि भाई किसी योजना के ऊपर योजनागत व्यय का आकलन करने का कार्य कौन करती है? योजनागत व्यय का आकलन करने का कार्य हमारी प्राक्कलन समिति करती है और इससे संबंधित सूचनाओं का संकलन भी हमारी जो प्राक्कलन समिति होती है वह करती है। तो सूचना संप्रेषण और योजनागत व्यय को तय करना हमारी लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद में हमने जैसा कि जाना था कि लोकसभा अथवा राज्यसभा के अंदर प्रश्न पूछे जो जाते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, जिसके दौरान अतारांकित और तारांकित सवाल या प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा, प्रश्न काल के अलावा हमारी संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भी बनाया गया है। तो शून्य काल क्या होता है? भारत की संसदीय कार्य प्रणाली को देन है। शून्य काल जो होता है यह भारत की जो संसदीय कार्य प्रणाली है इसके अंदर निपजा है, यहीं से इसकी मूल रूप से उत्पत्ति हुई है। यानी कि भारत के अंदर जो संसदीय कार्य प्रणाली है इसमें शून्य काल भारत की ही देन है। इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इसमें पहले प्रश्न नहीं लगाए जाते हैं माननीय सदन के पटल पर, बल्कि अचानक से सहसा सदन के अंदर किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा सवाल किया जाता है और उसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को देना होता है। इसके बाद में प्रशासन पर नियंत्रण करने हेतु ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय सदन के अंदर लाया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर जो अति आवश्यक प्रकृति का है मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। किसी सार्वजनिक महत्व का जो कोई मुद्दा होता है, एक ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इश्यूज से संबंधित होता है, जिसमें जनता को ध्यान में रख कर के सवाल पूछने के कार्य किए जाते हैं,
उसमें मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया जाता है। जब मंत्री को विशेष मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सदन के पटल के ऊपर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के माध्यम से हमारी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है, और ये प्रशासनिक मशीनरी जो होती है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी हो, दोनों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य निंदा प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। किसी मंत्री अथवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्यों की निंदा के लिए सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। सदन की कार्रवाई के दौरान माननीय सदन में सत्ताधारी पार्टी से संबंधित जो मंत्रिपरिषद होती है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। इसमें मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास पता लगाने के लिए यह पूरी ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में लाया जाता है। जब विपक्ष के द्वारा अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए तथा सत्ताधारी पार्टी की मंत्रिपरिषद के द्वारा यानी कि उस कार्यपालिका के द्वारा उनकी अपनी सशक्तिकरण की जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में मंत्रिपरिषद सही से कार्य कर रही है या फिर सरकार वास्तव में सही से चलायमान है, इसका पता लगाने के लिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और पारित होने पर सरकार भंग हो जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो ऐसी स्थिति में सरकार भंग हो जाती है, जो सदन की अनुमति से संपन्न होता है। साथ ही साथ काम रोको या स्थगन प्रस्ताव, यानी कि काम को बीच में रोक दिया जाता है। विधानसभा की या लोकसभा की कार्यवाहियाँ स्थगित की जाती हैं। इसके माध्यम से भी किसी प्रशासनिक मुद्दे के ऊपर बहस की जा सकती है। किसी प्रशासन के कार्य को ध्यान में रख करके उस कार्य के संपादन हेतु काम रोको या स्थगन प्रस्ताव को लाया जा सकता है। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव, कि सदन के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है। यह सरकार का कार्य होता है कि सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेके आए। इसका पास ना होना लोकसभा में विश्वास भंग की सूचना देता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पारित नहीं होता है, सदन के निचले भाग में यानी कि संसद के निचले सदन के अंदर अगर ये पारित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विश्वास भंग होने की सूचना दे दी जाती है और ये मान लिया जाता है कि इस पर अविश्वास की आशंका है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से या विभिन्न सवालातों को पूछ करके माननीय सदन में जो हमारी कार्यपालिका होती है उस पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट होता है बजट, कि क्या बजट के माध्यम से भी प्रशासन के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि संसद विनियोग और वित्त विधेयक को पारित करने के दौरान, जब संसद विनियोग और वित्त विधेयक को पारित करती है, अनुच्छेद 116 जो हमारे धन विधेयक या वित्त विधेयक का संबंध बताता है, और संसद विनियोग विधेयक जो लाया जाता है, यानी कि विभिन्न किसी भी विभाग से संबंधित जब किसी योजना को अथवा परियोजना को पूरा करने के लिए जितनी मात्रा के अंदर उसकी पूर्ति अथवा उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो बजट नियत किया जाता है, उसे विनियोग विधेयक के रूप में सामने लाया जाता है। और इसको पारित करने के दौरान सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करती है। सरकारी नीतियां और जो कार्य होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है, और वह कटौती प्रस्ताव के माध्यम से बजट में वित्त आवंटन को तर्कसंगत करती है। और इस प्रकार से जो वित्त आवंटन या बजट का आवंटन किया जाता है किसी भी लक्ष्य अथवा किसी भी योजना की पूर्ति के लिए, किसी भी प्लानिंग को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बजट में जो वित्त आवंटन किया जाता है, यानी कि आर्थिक आवंटन जो किया जाता है, पैसे का जो आवंटन किया जाता है, और उसको तर्कसंगत करने का कार्य बजट के माध्यम से ही संस्तुति के रूप में लाया जाता है। इस प्रकार संसद विधायिका प्रस्तावों, विधेयकों, समितियों और बजट प्रणाली के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। तो मूल रूप से हम समझ गए हैं कि हमारी जो संसद होती है या जो विधायिका होती है, वह माननीय सदन के अंदर विभिन्न प्रस्तावों को ला करके, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, और विभिन्न कानूनों को ला करके और विभिन्न समितियों के माध्यम से, जिसमें PAC है, प्राक्कलन समिति है या अन्य दूसरी समितियां हैं, अनुशासन समिति है, विशेषाधिकार समिति है, इनके माध्यम से और साथ ही साथ बजट के माध्यम से प्रशासन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। अब दोस्तों इससे संबंधित पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
कि व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण कम प्रभावी होने के क्या कारण हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि व्यवस्थापिका हमारे प्रशासन पर कम नियंत्रण कर पाती है, या जो हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य होता है वह कम प्रभावी होता है। उसके लिए कौन से जिम्मेदार कारक हैं। तो पहला है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। हमारी व्यवस्थापिका प्रशासन पर इसलिए प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है क्योंकि जो हमारी जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण व्यवस्थापिका यानी कि माननीय सदस्यों के अंदर से ही किया जाता है। इसलिए वे माननीय व्यवस्थापिका और माननीय कार्यपालिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें उन दोनों के हितों का भी समावेश होता है। दूसरा प्रमुख कारण है नियंत्रण का कम प्रभावी होने का कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का डर होता है। अगर किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से असंतुष्ट होती हैं तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अगर ये पारित हो जाता है तो पुनः निर्वाचन का डर भी कार्यपालिका को होता है। नेक्स्ट है कठोर दलीय प्रणाली। भारत के अंदर जो दलीय प्रणाली अपनाई गई है वह बहुदलीय व्यवस्था है और इसमें दलों का कठोर नियंत्रण देखने को मिलता है या उनका कठोर स्वरूप हमारे सामने होता है। लाभ प्राप्ति के लिए सरकार का समर्थन करना व्यवस्थापिका की मजबूरी होती है, इसलिए वह प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। संसद के पास पर्याप्त समय अभाव होता है, यानी कि संसद के पास में इतना समय नहीं होता है कि वह हर एक बिंदु को बहुत गहराई से उसका अवलोकन कर सके। गिलोटिन का अकारण पास होना। जो गिलोटिन होता है, कुछ ऐसी मांगें होती हैं माननीय सदन के अंदर जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती है और इनको बिना चर्चा के ही पास करा लिया जाता है, तो ऐसी मांगों को गिलोटिन कहा जाता है। तो गिलोटिन को जब पास कर दिया जाता है अकारण ही यह ताकत माननीय कार्यपालिका के पास होती है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापिका होती है वह असहाय नज़र आती है, वह ऐसा नज़र आती है जैसे मान लीजिए कि उसके हाथ कटे हुए हों। नेक्स्ट होता है दक्ष कार्मिकों का अभाव। हमारी संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो हमारे व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका के जो विधायक अथवा सांसद होते हैं वो दक्ष कार्मिक के रूप में नहीं होते हैं, इसलिए हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण करना कहीं ना कहीं यहाँ पे बेमाना प्रतीत होता है। अब इसमें एक शब्द आया था गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या होता है कि सदन में ऐसी मांगें जिन पर चर्चा ना की जा सके, सदन के अंदर कुछ ऐसी मांगें होती हैं जिनके ऊपर चर्चा करना संभव नहीं होता है कुछ ऐसी परिस्थितियों के अंदर, तब उन परिस्थितियों में बिना चर्चा के ही इस प्रस्ताव को, ऐसी मांगों को पास करा लिया जाता है, यानी कि जोर आजमाइश के आधार पर पास करा लिया जाता है या ताकत या शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका के द्वारा इन मांगों को पारित कर दिया जाता है। और ऐसी मांगें या जो ऐसा प्रस्ताव होता है यह गिलोटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? गिलोटिन कहलाता है। तो गिलोटिन आप समझ गए हैं। तो ये कुछ ऐसे 7 से 8 कारक ऐसे हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि हमारी व्यवस्थापिका प्रशासन पर कार्यपालिका की अपेक्षा कम नियंत्रण रख पाने में कामयाब होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन पर संघीय कार्यपालिका का नियंत्रण। हमारी जो संघीय कार्यपालिका है वह किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो संघीय कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण की निम्न तात्विक शक्तियां हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से हमारी संघीय कार्यपालिका जो होती है, जिसके अंदर जो संघीय कार्यपालिका होती है इसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को शामिल किया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है और इसमें हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो संघीय कार्यपालिका किस प्रकार से हमारे प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, इसके लिए कुछ तत्व यहाँ पे बताए गए हैं। पहला होता है राजनीतिक निर्देश अथवा नीति निर्माण करते हुए हमारी कार्यपालिका अपनी राजनीतिक अनुभवों के आधार पर प्रशासन को निर्देश देती है और नीति निर्माण के लिए उसको मजबूर करती है या उसको नीति निर्माण करने के लिए निर्देशित करती है। पहला काम संघीय कार्यपालिका यह होता है। तो नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका प्रशासकों को निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित करती है। संघीय कार्यपालिका हमारे जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको निर्देशित करती है, उनके किए गए कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य करती है,
विभिन्न कार्यों का समय समय पर सुपरविजन किया जाता है, और अगर किसी कार्य के अंदर कहीं पे अतारतम्यता है तो उन तत्वों के अंदर, उन अवयवों के अंदर समन्वय करने का कार्य भी संघीय कार्यपालिका करती है। और इस प्रकार से तमाम रूप से जो नियंत्रण किया जाता है या नियंत्रण के लिए निर्देशित करने का कार्य होता है, वह संघीय कार्यपालिका करती है। विभागीय अधिकारी प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और संघीय कार्यपालिका में जो विभाग के अधिकारी होते हैं, जैसे किसी भी महकमे या किसी भी विभाग का जो उच्चस्थ अधिकारी होता है वह एक आईएएस अधिकारी होता है, और इस अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का और अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है, कर्तव्यों का जो निर्वहन है वह करना, और साथ में संबंधित विभाग के मंत्री के प्रति उसका उत्तरदायी होना प्रतीत होता है। दूसरा नियंत्रण, पहला नियंत्रण हमने पढ़ा राजनीतिक निर्देश अथवा नीति निर्माण। दूसरा है बजट प्रणाली के द्वारा नियंत्रण करना, कि बजट प्रणाली के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। कार्यपालिका कार्य प्रणाली द्वारा बजट का निर्माण जो करती है उससे प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। हमारी बजटिंग प्रणाली के द्वारा हमारी कार्यपालिका के द्वारा एक निश्चित मात्रा में विभिन्न विभागों के उच्चस्थ अधिकारियों को नीति निर्णयों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट का आवंटन किया जाता है, और इससे प्रशासन पर एक निर्धारित मात्रा में जो लेखानुदान मांगे होती हैं जो प्रस्तुत की जाती हैं कि इस विभाग में इस कार्य हेतु इस पर अमुक परियोजना या अमुक कार्य को पूरा करने के लिए इतने बजट की आवश्यकता है, उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कुशल रूप से पूर्ण दक्षता के साथ में इतने बजट का आवंटन हो ताकि उस पूर्ति को अंजाम दिया जा सके। वह प्रशासकीय अभिप्रेरकों को उनके व्यय हेतु आवश्यक कोष का आवंटन करती है, और हमारी जो बजट प्रणाली है इसके अंतर्गत जो हमारे प्रशासकीय अभिप्रेरक होते हैं उनके व्यय के लिए आवश्यक कोष का आवंटन भी किया जाता है। इस कार्य को प्रधानतः वित्त मंत्रालय करता है, और बजट आवंटन का जो कार्य होता है वह हमारी संसदीय व्यवस्था के अंदर जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है, तो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। ध्यान रखने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बजट प्रणाली के नियंत्रण के अधीन शामिल की गई हैं कि वित्त मंत्रालय निम्न प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। हमारा जो वित्त मंत्रालय होता है वह प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए विभागों की जो नीति होती है और कार्यक्रम होता है उनका अनुमोदन करता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे विभिन्न विभागों के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम जो तैयार किए जाते हैं, जिनके तहत विभिन्न विभागों को बजट आवंटन का कार्य किया जाता है, इस बजट आवंटन के कार्य के तहत जितने बजट की स्वीकृति दी जाती है उसका अनुमोदन करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि अमुक विभाग अथवा अमुक कार्य हेतु निम्न बजट का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। दूसरा नियंत्रण होता है बजट स्वीकृति के द्वारा कि किसी भी मांग के लिए जो मांगे माननीय सदन के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं विभिन्न विभागों के लिए, उनके लिए बजट स्वीकृति जारी की जाती है जिस समय बजट को माननीय सदन के अंदर लाया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन व्यय स्वीकृति द्वारा जो निर्धारित शक्तियां होती हैं, जो अधिकार और कर्तव्यों का जो समावेश होता है उसे प्रत्यायोजित शक्ति कहते हैं। इसके अधीन व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि ये ध्यान रखा जाता है कि अमुक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न बजट की आवश्यकता है, और उस बजट को जो स्वीकृति दी जाती है तो उसमें वित्त मंत्रालय जो होता है वह बजट स्वीकृति के लिए, वह वित्त की स्वीकृति के लिए नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा, इंटरनल ऑडिट के द्वारा वित्त मंत्रालय जो तमाम मांगें जो सदन के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, उनको बजट जारी करने के साथ उनका अंकेक्षण करने का भी कार्य करता है, उनकी ऑडिटिंग करवाता है कि क्या वास्तव में निर्धारित मात्रा में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, जो बजट आवंटित किया गया था, क्या उसका प्रयोग सही से और एक सही दिशा के अंदर किया गया है अथवा नहीं। नेक्स्ट होता है वित्तीय संहिता का निर्माण करके कि एक फाइनेंशियल कोड का निर्माण किया जाता है, वित्त संहिता का निर्माण किया जाता है जिसमें विभिन्न मदों के अंदर योजनागत व्यय जो होता है वह किया जाता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी वित्त मंत्रालय बहुत सजग होता है और वह हमारे प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट है नियुक्ति अथवा निष्कासन के द्वारा नियंत्रण करना कि जो
हमारी संसदीय व्यवस्था में विभिन्न नियुक्तियां जो होती हैं, जो कार्यपालिका के अधीन होती हैं, इन नियुक्तियों को ध्यान में रख करके और निष्कासन के द्वारा नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका जो होती है वह कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे जो कार्मिक होते हैं, जो भारतीय सिविल सेवा अथवा राज्य सिविल सेवा परीक्षा से पास होकर के हमारे कार्मिक प्रशासन का अंग बनते हैं, तो उनके लिए उन कार्मिकों का यानी कि सेवी वर्ग का प्रबंधन करना और फिर उन पर नियत रूप से नियंत्रण बनाए रखने का कार्य हमारी कार्यपालिका करती है। तो जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य डीओपीटी जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यानी कि केंद्रीय कार्मिक कल्याण और प्रशिक्षण जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा और आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न आयोगों में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं वह इन लोक सेवकों की नियुक्ति और उनके निष्कासन आदि तत्वों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। विभागीय मंत्री अपने विभाग में संबंधितों पर नियंत्रण करता है। साथ ही साथ संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाग का जो मंत्री होता है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या संघीय स्तर पर हो, वह अपने विभाग में निम्न स्तर के कार्मिक अथवा अधिकारियों से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारी और कार्मिकों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। भर्ती नियम और योग्यताओं का निर्धारण करते हुए भी इन कार्मिकों या सेवी वर्ग पर यानी कि प्रशासनिक अंगों पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो नियंत्रण का कार्य है वह प्रशासनिक व्यवस्था में नियंत्रण का जो कार्य है वह विभिन्न भर्ती नियमों और योग्यताओं का निर्धारण करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि समान रूप से भागीदारी जैसे कानूनों का निर्माण करते हुए भी प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यवस्थापिका जो होती है उसके द्वारा कार्यों का एक सामान्य तखमीना या प्रारूप कार्यपालिका को दिया जाता है। व्यवस्थापिका अपने कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य जो करती है, प्रिय विद्यार्थियों, जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि वह कार्यपालिका को भी निर्देशित करती है। यानी कि निम्न से उच्च स्तर की ओर अगर कार्यपालिका को निर्देशित करने का कार्य कोई करता है तो वह होता है हमारी व्यवस्थापिका। कौन होती है प्रिय मित्रों? व्यवस्थापिका होती है जो लगातार निर्देशित करती है। कार्यपालिका प्रारूपण, नीति निर्माण व क्रियान्वयन का कार्य करती है। हमारी जो कार्यपालिका है वह विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करना, विभिन्न नीतियों का निर्माण करना और उनके क्रियान्वयन का कार्य प्रत्यायोजित विधान या कानून के माध्यम से करने का कार्य करती है। अध्यादेशों द्वारा नियंत्रण करना, जो विभिन्न अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं उन ऑर्डिनेंस के माध्यम से संघीय सदन के अंदर और राज्य सदनों के अंदर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। भारत संघ के राष्ट्रपति राज्यपालों को संसद अथवा सदन सत्र में ना होने पर अध्यादेश बनाने व कार्य निरूपण करवाने का अधिकार देता है। भारतीय संघ का या भारतीय गणराज्य का जो राष्ट्रपति होता है या माननीय राज्यपाल महोदय होता है, उनके द्वारा एक ऐसी शक्ति उन दोनों को प्रदान की गई है। माननीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 और माननीय राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि जब संसद अथवा विधानसभा सत्र में नहीं हो तो ऐसी सूरत में बिना किसी सत्र के जब कोई आवश्यक अध्यादेश लाने का कार्य हो तो वह अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है लोक सेवा आचार संहिता के द्वारा कि जनता के कल्याण के लिए नियंत्रित और निरत रूप से लगातार रूप से जो कार्य किया जाता है तो उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होती है, आचार संहिता होती है, जिसको बलवती रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जिसको बेहतर तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कार्यपालिका प्रशासकों को कार्य नीति के प्रति सजग, अनुशासन प्रिय और कार्यकुशल बनाती है। हमारी कार्यपालिका जो होती है वह प्रशासकों को उनकी कार्य नीति बनाने के प्रति सजग करती है। नंबर 1 उनको सजग बनाती है, दूसरा उनको अनुशासन प्रिय बनाने का कार्य करती है, तीसरा उनको कार्यकुशल बनाने के लिए वह लगातार आचार संहिताओं के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखती है और प्रशासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं। जब आचार संहिता के माध्यम से प्रशासकों पर नियंत्रण करने का कार्य हमारी कार्यपालिका करती है तो ऐसी स्थिति में आचार संहिता के अधीन रहकर ही
जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी होती है वह कार्य करने के लिए बाध्य होती है। प्रशासनिक मशीनरी जो होती है वह आचार संहिता के अधीन कार्य करती है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम 1954 के तहत, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1955 के तहत और रेलवे आचरण नियम 1956 के तहत विभिन्न नियमावलियां या संहिताएं जो हैं उनका निर्धारण किया हुआ है, वह बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया गया है। एक तो कौन सी होती हैं? अखिल भारतीय स्तर की होती हैं, दूसरी जो होती हैं वे केंद्रीय स्तर की होती हैं, और तीसरी हमारी रेलवे सेवाओं से संबंधित संहिता बनाई गई है जो विभिन्न वर्षों के अंदर अमल के अंदर लाई गई, जिनके माध्यम से आचार संहिता के माध्यम से प्रशासन पर कुशल रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की 4 समस्याएं लिखिए कि जो हमारा प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो 4 समस्याएं कार्यपालिका के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी होती हैं, ऐसी कौन सी 4 समस्याएं हैं? पहला तो कार्यपालिका के अंदर जो मंत्रियों का चयन का जो आधार होता है वह राजनीतिक होता है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र विशेष अथवा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनज़र जो संघीय जो कार्यपालिका होती है उसमें मंत्रियों का चयन किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि वे प्रशासन पर नियंत्रण रखने में कहीं न कहीं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है मंत्री पेशेवर प्रशासक नहीं होता है। मंत्री जो होता है उसका मूल रूप से जो पृष्ठभूमि होती है वह पृष्ठभूमि राजनीतिक होती है, इसलिए वह जो हमारे प्रशासक होते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके ऊपर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तीसरा होता है राजनीतिक गतिविधियों में समय पूरा विभाग को समय नहीं मिल पाता है। जो मंत्री लोग होते हैं, कार्यपालिका के जो अंग होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा लगे रहते हैं, वे जनता के बीच में ज़्यादा रहते हैं, साथ ही साथ वे विभिन्न राजनीतिक कार्यों अथवा अभियानों के अंदर संलग्न होते हैं, उनके अंदर जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको विभाग को संभालने का समय कम मिल पाता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा विभागीय परिवर्तन। सरकार के द्वारा जब विभिन्न मंत्रियों का विभाग परिवर्तित समय समय पर कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके पास में 5 वर्ष की नियत समय अवधि जो चुनावों के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है, इस दौरान उनको ज़्यादा समय उनके विभागों में तब्दीली करने से उस विभाग से संबंधित समस्याओं को जानने, समझने और परखने का मौका नहीं मिल पाता है। और नेक्स्ट है मंत्रियों की तुलना में प्रशासकों का अधिक शिक्षित और दक्ष होना। जो हमारे मंत्रीगण होते हैं उनकी तुलना में हमारे जो प्रशासक होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा दक्ष होते हैं, इसलिए हमारी कार्यपालिका के नियंत्रण के रास्ते में जो मंत्रीगण होते हैं उनकी पृष्ठभूमि, उनकी कार्यशैली, उनका अपना जो कार्य करने का जो सलीका होता है, जो तरीका होता है, ये मूल रूप से और उनकी शिक्षा, उनकी जो शिक्षा होती है वह कहीं ना कहीं इस रास्ते में बाधक बनी हुई है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के अंग होने के नाते मंत्री कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना में अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, वे प्रशासन पर नियंत्रण रखने में कहीं ना कहीं कम प्रभावी होते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, हम दूसरा पार्ट जो हमारे प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य जो होता है उसमें पहला पार्ट है प्रशासन पर नियंत्रण करने का जो पहला पार्ट था वो हमने पढ़ा प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण, कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। और इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, कि यानी कि जो हमारी न्यायपालिकाएं होती हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण करती हैं। तो जानते हैं इसको। वस्तुतः लोक प्रशासन के संदर्भ में न्यायपालिका का प्रमुख उत्तरदायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को उनकी सीमाओं में बांधना है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है वह मूल रूप से 2 कार्य करती है। पहला तो कार्य ये होता है कि वह जनता की भलाई के लिए सजग होती है, कि हमारी माननीय न्यायपालिका होती है वह जनता के कल्याण के लिए सदैव सजग होती है। दूसरा कार्य क्या करती है कि वह प्रशासनिक मशीनरी जो होती है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके ऊपर नकेल कस कर रखती है, उनको उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रखती है, उनको सतर्क रखती है कि वे लोक कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें और बेहतर तरीके से कार्य करते रहें। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का पहला प्रश्न है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, सोशल एंड इकोनॉमिकल
जस्टिस की स्थापना और लोक कल्याणी या लोक कल्याणकारी राज्य के लिए प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख तत्व कौन से हैं। अब एक उत्तर तो यहीं पे स्पष्ट हो जाता है 20 शब्दों का, और वो उत्तर क्या है? उत्तर उसमें प्रश्न तो यह है कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख तत्व कौन से हैं या उसके अंग कौन से हैं। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के 20 शब्दों में जो उत्तर होगा वह होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना नंबर 1, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य करना। एक तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना प्रमुख कार्य न्यायिक नियंत्रण के तहत प्रशासन में किया जाता है। दूसरा होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए निरंतर रूप से तत्पर रहना, यह प्रशासन का प्रमुख कार्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का जो कार्य होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला तो होता है अत्याचार और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। दूसरा, वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से हमारी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण बनाए रखती है। तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, वह प्रशासन पर नियंत्रण हेतु लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाता है। माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे संसदीय लोकतंत्र में यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो माननीय न्यायालय होती है उसके द्वारा लोकपाल ओम्बुड्समैन की जो संस्थापना की गई है उसका गठन किया जाता है। और राज्यों के अंदर लोकायुक्त कार्य करते हैं, जिनका जो मूल रूप से जो कार्य होता है वह न्यायपालिका यानी कि न्यायिक इकाई के रूप में कार्य करना होता है। नंबर 4 होता है सार्वजनिक अधिकारों की वैधता का निर्धारण करना, यानी कि जनता के जो अधिकार होते हैं, तो जनता के जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार वो मूल अधिकार नहीं है जो संविधान में, यानी कि जनता के जो आधारभूत अधिकार होते हैं उनको लीगली वैध रूप से लागू करना और उनकी रक्षा करने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। संवैधानिक पद को परामर्श संबंधी कार्य करना, यानी कि जो संवैधानिक पद होता है उसको परामर्श देने का कार्य हमारी न्यायपालिका के माध्यम से प्रशासनिक मशीनरी निरंतर रूप से करती है। यानी कि जो प्रशासनिक तंत्र होता है वह हमारे संवैधानिक पदों को भी परामर्श देने का कार्य करता है। और न्यायिक नियंत्रण का कार्यपालिका में निष्पादन किया जाता है। जो हमारी कार्यपालिका होती है उसमें जो न्यायिक नियंत्रण का कार्य होता है वह निरंतर रूप से चलता रहता है। तो इस प्रकार से मूल रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य निम्न तत्वों के माध्यम से किया जाता है। अब जब न्यायपालिका प्रशासन के ऊपर नियंत्रण करेगी तो उसके पास में ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब वह उनके ऊपर निरंतर रूप से नियंत्रण करने के अवसर देखेगी। तो पहला तो ये है कि व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के अधिकारों का उल्लंघन होने पर अगर किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था अथवा किसी समूह या जनता के अधिकारों का अगर कहीं पे हनन हुआ है, उनका उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो होती है वह मूल रूप से उनकी रक्षा करती है। पहला तो है अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करना। पहला तो है अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करना कि जो अधिकारी होते हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वह क्या क्या होता है, इसकी व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को विभिन्न सीमाओं के अंदर बांध के रखती है। दूसरा होता है कि पद का अनुचित प्रयोग कोई अधिकारी ना कर पाए, इसके लिए न्यायपालिका उसके ऊपर सख्त रूप से नियंत्रण रखती है। तीसरा है वैधानिक त्रुटि या कानून पालन की शक्ति में अगर उस रास्ते में कहीं पर लीगली कोई त्रुटि या गलती हुई है तो उसको सुधारने का कार्य भी न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के लिए करती है। नेक्स्ट है तथ्यों में त्रुटि होने पर कर्तव्य पालन के दौरान जब किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तथ्यों में कहीं पे त्रुटि की जाती है तो इसके लिए न्यायपालिका उसे लताड़ लगाती है, उसको इसके लिए सजग करती है। और नंबर 5वां है प्रक्रिया में त्रुटि सुधार। अगर अपने कर्तव्य पालन के दौरान प्रशासनिक मशीनरी की जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं न कहीं पर गड़बड़ होती है तो उसमें सुधार करने का कार्य भी न्यायिक नियंत्रण के तहत किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासन पर नियंत्रण के साधन क्या क्या हैं, कि हमारा जो प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण किन किन साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका उत्तर अगर हम इसकी मूल भावना के अनुसार पढ़ते हैं तो उसके 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर अगर हम परीक्षा में मुख्य परीक्षा में जब उत्तर लिखेंगे तो अधिकाधिक नंबर प्राप्त करने या अंक प्राप्त करने की संभावना होती है।
तो प्रशासन पर नियंत्रण के मूल जो साधन हैं उनमें पहला साधन है कि कार्यपालिका के व्यवस्थापन को असंवैधानिक घोषित करना। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के द्वारा माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल के द्वारा विभिन्न सत्रों के दौरान जब संसद अथवा विधानसभा सत्र में ना हो, तो ऐसी स्थिति में यानी कि जो विराम अवस्था होती है, अवकाश अवस्था होती है, उस दौरान अध्यादेश लाए जा सकते हैं जो कानून का रूप लिए हुए होते हैं, जिनकी निर्धारित अवधि 6 माह अथवा 6 सप्ताह होती है। तो इसके द्वारा जो हमारी कार्यपालिका का जो व्यवस्थापन का कार्य होता है, एडजस्टमेंट का कार्य होता है, उसको अघोषित कर दिया जाता है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य प्रभावी रूप से अनुच्छेद 123 और 213 के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है कानूनी शक्तियों का प्रयोग करना, कि प्रशासनिक मशीनरी के लिए हमारी न्यायपालिका जो होती है वह कानूनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसमें प्रत्यायोजन मुख्य कारक होता है और प्रत्यायोजन का प्रिय विद्यार्थियों संबंध होता है। इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों का विभाजन करना। अधिकार और कर्तव्य यानी कि जब अधिकारी अपने कर्तव्य पथ पर अपने जब कार्य करते हैं तो इस दौरान उनको विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकार देने के साथ साथ उनको कर्तव्य भी उनके नियत किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, जिनकी पालना करना उनके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रशासकीय निर्णय के विरुद्ध अपीलें। जब प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। प्रशासनिक निर्णय के दौरान जो कोई खामी होती है उसमें अपील की जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य हमारी न्यायपालिका विभिन्न अपीलों के माध्यम से करती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका के करारोपण के विरुद्ध अपील करना। हमारी कार्यपालिका के द्वारा जो विभिन्न टैक्सेशन की जो प्रोसेसेस होती हैं उसके विरुद्ध अपील जब की जा सकती है तो उसके लिए अनुच्छेद 265 कार्य करता है। यानी कि अनुच्छेद 265 के तहत कानूनी दायरे में करारोपण का कार्य हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। और नेक्स्ट है सरकार विरोधी अभियोग। माननीय न्यायपालिका के द्वारा अनुच्छेद 300 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार के विरोध भी कोई ना कोई अभियोग लाया जा सकता है, उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। और सरकार यानी कि राज्य के विरुद्ध जब मुकदमा की कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए अनुच्छेद 300 कार्य करता है। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार हनन की स्थिति में अगर नागरिकों की स्वतंत्रता का कहीं पे हनन हुआ है, अगर उनके अधिकारों के ऊपर कहीं पे आंच आई है, तो ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 5 बिंदु हैं जिनके तहत विभिन्न अनुच्छेद और विभिन्न प्रत्यायोजन शक्तियों के माध्यम से तथा करारोपण के माध्यम से हमारी न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण करने के साधन के रूप में इनको अपनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रशासन पर नियंत्रण के असाधारण उपचार या शक्तियां क्या हैं। कि हमारे प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए कुछ असाधारण शक्तियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, इसको जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह अनुच्छेद 32 कहलाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 32 माननीय न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश, लेख निकाल सकती है। माननीय न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता के हनन की स्थिति में अथवा उनकी रक्षा के लिए विभिन्न आदेश, निर्देश अथवा लेख जब प्रकाशित किए जाते हैं या दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको अनुच्छेद 32 के तहत प्रयोग में लाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत प्रयोग में लाया जाता है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि उच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 226 के अनुसार प्राप्त होती है, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालयों को मूल रूप से जो इसके संबंध में शक्ति प्राप्त होती है वह अनुच्छेद 32 के तहत तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त होती है या हाई कोर्ट्स को प्राप्त होती है, जिसके तहत वे नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होते हैं।
अब अनुच्छेद 32 अथवा अनुच्छेद 226 को असाधारण शक्ति क्यों कहा गया है? असाधारण शक्ति क्यों कहा गया है? न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा सभी इसकी स्वेच्छा से प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसमें न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, इसमें न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, बल्कि स्वतः संज्ञान के इतर इसके अलावा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है, तत्समय बंदी प्रत्यक्षीकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः इनके तहत जारी किया जाता है। इसलिए इस अधिकार को माननीय न्यायपालिका के लिए असाधारण शक्ति भी कहा जाता है। अब जो ये वाली शब्दावली आई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 जो दोनों अनुच्छेद हैं इनके द्वारा जो विभिन्न आदेश या निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें पहला आदेश होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, इसको जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रिय विद्यार्थियों हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित होना। यानी कि जब न्यायालय के समक्ष ये वाद जब दायर कर दिया जाता है तो उस स्थिति में न्यायालय की जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो उस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संबंधित व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना होता है, उसे वहाँ पे पाबंद होना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार उस व्यक्ति को आदेश देना होता है जिसने किसी अन्य को बंदी बनाया है। अगर कोई व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति को बंदी बना लेता है तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय इसके विरुद्ध एक आदेश प्रसारित करती है और उसे ये आज्ञा देनी होती है कि बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का लक्ष्य क्या होता है? आखिरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों जारी किया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा? तो इसमें क्या होता है कि गैर कानूनन बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करवाना ही इसका लक्ष्य होता है। अब आपसे कोई पूछे कि हैबियस कॉर्पस जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें माननीय न्यायालय कार्रवाई करके क्या काम करती है? तो आप जवाब देंगे कि गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को जब बंदी बना लिया जाता है तो उसको उस दास्ता से मुक्त करवाना माननीय न्यायालय का अपना कार्य होता है। दूसरी इसका प्रमुख जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो दूसरा आदेश होता है माननीय न्यायालय का, उसे परम आदेश कहते हैं, यानी कि परमादेश कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडेमस। और मैंडेमस का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना। परम आदेश के तहत में यह सुनिश्चित किया गया है कि इसका मूल भावना होती है कि आज्ञा देना या आदेश देना सरकारी अधिकारी को, और माननीय न्यायालय ये जो आज्ञा अथवा आदेश देगा या परम आदेश देगा वह किसको देगा? सरकारी अधिकारी को देगा। किसको देगा? सरकारी अधिकारी को, यानी कि प्रशासनिक तंत्र पर वह नकेल कसने का इसके माध्यम से कार्य करेगा। और परमादेश के अनुसार सरकारी अधिकारी अपने भुलाए कर्तव्यों का पालन करे, और इस आदेश का जो मुख्य कार्य होता है वह ये होता है कि सरकारी अधिकारी जो होता है जो अपने कार्यों का पालन करे, क्या करे? अपने कर्तव्यों का पालन करे, वह उनसे पथभ्रष्ट या पथ विमुख ना हो, यह सुनिश्चित करना माननीय न्यायालय जरूरी समझता है। और ये जो परम आदेश होता है यह स्वेच्छा से प्रसारित किया जाता है। मैंडेमस जो होता है, परम आदेश जो होता है, यह माननीय न्यायालय की स्वेच्छा से प्रसारित किया जाता है। हमने आपको पूर्व में बताया है कि ये जो अनुच्छेद 32 अथवा अनुच्छेद 226 है, ये असाधारण शक्तियाँ क्यों मानी गई हैं? क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा अन्य जो आदेश प्रसारित किए जाते हैं वे स्वेच्छा से प्रसारित होते हैं, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण स्वेच्छा से प्रसारित नहीं किया जाता है, बल्कि यह किसी वाद के दायर होने के बाद में कानूनी कार्रवाई के रूप में अमल में लाया जाता है। तीसरा होता है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। माननीय न्यायालय के द्वारा किसी काम के लिए मनाही करना। तो इसमें क्या होता है? उच्च स्तरीय न्यायालय के द्वारा निम्न स्तरीय न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकना होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय जो होते हैं वे अपने अधीन जो न्यायालय होते हैं उनको किसी कार्य को करने से इस आदेश के तहत रोकते हैं, प्रतिषेध के द्वारा मना करते हैं। जो उसे नहीं करना, जो उसे नहीं मिला है, यानी कि जब किसी न्यायालय के पास में कोई कार्य का आवंटन ना हो
इसके बावजूद यदि वो कोई किसी कार्य को करता है या वह न्यायालय करती है तो भारत का जो सुप्रीम न्यायालय है उसके ऊपर रोक लगा सकता है। निषेध आज्ञा केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ही प्रसारित की जाती है और जो निषेध आज्ञा होती है वह सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी यानी कि सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध ही प्रसारित की जाती है, सरकारी कार्मिकों के खिलाफ ही अमल में लाई जाती है। इससे निचले न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं करते हैं और विवादपद कार्यों पर रोके जाते हैं। यानी कि प्रतिषेध के माध्यम से जो माननीय न्यायालय जारी करती है, इससे निचले स्तर के जो न्यायालय होते हैं या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर पाते हैं और जो डिस्प्यूट मैटर्स जो होते हैं यानी कि विवाद वाले जो कार्य होते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण लेख, जिसको सर्टियोरेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्टियोरेरी। तो उत्प्रेषण लेख का सामान्य अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण लेख का सामान्य अर्थ होता है प्रमाणित होना या निश्चित होना, यानी कि सर्टिफिकेशन इसको कहा जा सकता है। सर्टियोरेरी को क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि प्रमाणन। इसके अनुसार किसी अभिलेख न्यायालय, अभिकरण या अधिकारी से जांच पड़ताल हेतु अभिलेख रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। जब किसी वाद की जांच की जाती है यानी कि वाद की जांच समीक्षा की जाती है तो इस दौरान, उस वाद की जांच समीक्षा के दौरान जो अभिलेख न्यायालय होता है यानी कि जो संबंधित वाद से संबंधित आंकड़े और तथ्यों का समावेश रखता है या उससे संबंधित अभिलेख रिपोर्ट जो रखता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको अभिलेख न्यायालय से जब माननीय न्यायालय के द्वारा मंगवा लिया जाता है ताकि इस बात का पुख्ता रूप से सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वास्तव में कोई अपराध अथवा वाद सही क्रम में हुआ है अथवा नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए जो आदेश माननीय न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जारी करते हैं वह उत्प्रेषण लेख कहलाता है। इसका कारण क्या है? भाई उत्प्रेषण लेख क्यों जारी किया जाता है? अधिकार क्षेत्र की जांच हेतु इससे छोटी अदालतों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि उत्प्रेषण लेख जो होता है वह अधिकार क्षेत्र को लेकर के नियत किया जाता है, अधिकार क्षेत्र को ध्यान आमुख रख कर के तय किया जाता है। अधिकार क्षेत्र को लेकर के सजगता को नियत करना और कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य ना करे, इसके लिए संबंधित न्यायालय से संबंध में जो अभिलेख होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी प्राप्ति माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा उस संबंधित अभिलेख न्यायालय से उच्च स्तर के न्यायालय के द्वारा मंगवा ली जाती है और उस पर कार्रवाई उत्प्रेषण लेख के माध्यम से यानी कि सर्टियोरेरी या सर्टिफिकेशन के माध्यम से की जाती है। और अंतिम वाद जो होता है, अंतिम जो आदेश होता है जो माननीय न्यायालय जारी करती है वह होता है अधिकार प्रेक्षा, यानी कि अधिकार के बारे में पूछना, यानी कि इसको कहा जाता है क्वो वारंटो या क्वो वारंटो। क्या कहा जाता है? क्वो वारंटो। इसके अनुसार न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा पद और अधिकार का दुरुपयोग करने से उसे रोकता है। अधिकार प्रेक्षा में जो भारतीय न्यायालय होता है वह किसी व्यक्ति को उसका पद का दुरुपयोग करने से रोक देता है, उसे मना कर देता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकना ही अधिकार प्रेक्षा कहा जाता है। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए उस पर रोक लगाता है, उसको रोकता है, उसकी रोकथाम करता है और न्यायालय वैधता की जांच करता है। साथ ही साथ न्यायालय यह भी पाता है कि उस संबंधित न्यायालय के द्वारा जो कोई कार्य किया जा रहा है क्या उसके द्वारा वह कार्य वैध है। यह आदेश यानी कि अधिकार प्रेक्षा जो आदेश होता है यह केवल सरकारी अधिकारी और व्यक्ति के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है। अधिकार प्रेक्षा जो आदेश होता है माननीय न्यायालय के द्वारा सरकारी अधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है। अब उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्याय पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यह कहता है, यानी कि इसके अधीन जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, परंतु वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में से विस्तृत कर दिया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है उसके द्वारा न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 32 तय करता है। यानी कि अनुच्छेद 32 है वह उस व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्रदान करने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। परंतु वर्तमान में जो माननीय उच्चतम न्यायालय है
उसने अपने एक वाद में अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 32 को और विस्तृत कर दिया है, इसको और वास्ट कर दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि भारतीय न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं, कि भारत में प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका का जो नियंत्रण होता है उसकी कुछ तो सीमाएं होंगी, उसकी कुछ परिधियां होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, जिसके तहत न्यायपालिका एक निश्चित दायरे के अंदर भारत में प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण रख पाती है। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्यायिक समानता उपलब्ध कराने का कार्य न्यायपालिका पूर्णतः करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत का वह प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है, उसको सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता प्राप्त हो, उसको सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता प्राप्त हो। तो इन तीनों प्रकार की समानताओं को प्रदान करने के लिए भारत का जो न्यायालय है, यानी कि भारत की जो इंडियन जुडिशियरी है, वह पूर्ण रूप से कार्य करती है। परंतु इसमें कुछ कमियां न्यायपालिका को बोझिल बनाती हैं। लेकिन भारतीय न्यायिक नियंत्रण की जो प्रणाली है वह न्यायपालिका को कुछ बोझिल बनाती है। एक तो क्या है कि भारत की न्यायपालिका स्वतः पहल की कमी होती है। उसमें भारत की न्यायपालिका हर स्तर के ऊपर जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, जब तक उसमें वाद दायर नहीं किया जाता है तब तक वह किसी भी प्रकार से पहल नहीं करती है। इसलिए भारत में न्यायिक नियंत्रण की पहली बात तो ये है कि भारत की न्यायपालिका अपने स्तर पर पहल करने के जो कार्य करती है वो कम से कम होते हैं। दूसरा, भारतीय न्याय प्रणाली जो है वह अत्यधिक खर्चीली है, इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण उसके उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो पाता है। तीसरा है, भारतीय न्याय प्रणाली विलंबकारी है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को एक निश्चित सीमा उसके न्याय के लिए स्थापित नहीं की गई है, इसलिए उसका जो एरिया होता है, उसका जो समय होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वह सही से नहीं हो पाता है। इसलिए भारत के न्यायिक नियंत्रण में कुछ सीमाएं निहित हैं, जिससे हमारे यहाँ पर भारतीय न्यायालय स्वतः पहल नहीं करती हैं, भारतीय न्याय प्रणाली अत्यधिक खर्चीली है और विलंबकारी है। तो इस प्रकार से न्यायिक नियंत्रण में कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जो भारतीय न्यायपालिका के लिए एक दोष के रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता और विकास को चरणबद्ध लिखिए। एक तो क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। और दूसरा है डेवलपमेंट, क्या है डेवलपमेंट कि न्यायिक सक्रियता और विकास को समझाइए कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है और विकास क्या होता है। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं कि न्यायपालिका की जो सक्रियता होती है उसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, कि जब न्यायपालिका देश के अंदर, देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न तबकों के संबंध में या विभिन्न विभागों के संबंध में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको ध्यान में भारतीय न्यायपालिका बहुत अच्छे से रखती है। और ऐसी स्थिति में जब कहीं पर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो भारतीय न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। वह विभिन्न सक्रिय तत्वों के माध्यम से हमारे प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। इसे न्यायपालिका की सक्रियता कहा जाता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे सार्वजनिक मामले की सुनवाई स्वयं की पहल पर करे जिसका आधार समाचार पत्रों की सूचना, लेख या पोस्ट कार्ड की सूचना को आधार मानता है, यही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। यानी कि भारत का जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, जब वह अपने सिरे से जब खुद पहल करता है, जब स्वतः संज्ञान लेता है, तो उसके स्वतः संज्ञान लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो क्या होता है कि भारतीय न्यायालय जब स्वतः संज्ञान लेती है तो वह समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर भी संज्ञान ले सकती है। दूसरा, वह विभिन्न लेखों के माध्यम से और पोस्टकार्ड की जो सूचना होती है, कहीं पे पोस्टकार्ड के अंदर कोई ऐसी सूचना कहीं पे छपी हो जिसके आधार पर भारतीय न्यायालय सक्रिय हो जाती है और उसके संबंध में अपने निर्णय सुनाती है, उसके संबंध में वह लताड़ लगाती है संबंधित दोषी संस्था अथवा व्यक्ति को और उनको न्यायिक रूप से सक्रिय होने के लिए तैयार करती है, यही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायिक सक्रियता में जनहित और सामाजिक कल्याण के मामले निहित होते हैं। जब न्यायालय स्वतः अपने स्तर से सक्रिय होती है तो ऐसी स्थिति में वह जनहित को लेकर के बहुत ही तत्पर होती है। जनहित के मामलों में यानी कि लोक कल्याण के मामले में न्यायालय खुद सक्रिय होती है। और दूसरा क्या होता है, सामाजिक कल्याण को लेकर भी न्यायपालिका, सामाजिक कल्याण को लेकर भी न्यायपालिका जो होती है वह बहुत अधिकाधिक रूप से सजग होती है। तो ऐसी स्थिति में लोक कल्याण और सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी और जनता के कल्याण के लिए भी न्यायिक सक्रियता भारतीय न्याय प्रणाली के अंदर भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख अंग बन गया है।
अब न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता जो होती है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका इतिहास जान लेते हैं। सन 1978 में उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश आई के मणि अय्यर के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी। न्यायिक सक्रियता जो थी वह सन 1978 में भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के एक प्रमुख न्यायाधीश थे जो सीजेआई थे, आई के मणि अय्यर, उनके कार्यकाल में न्यायिक सक्रियता शुरू हुई थी। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रतलाम नगरपालिका के विरुद्ध फैसला जनहित याचिका के माध्यम से सुनाया गया था। रतलाम नगरपालिका थी, वहाँ के प्रशासकों के द्वारा सही से कार्य नहीं किया जाना और चुनाव के बाद में जो उनके द्वारा कार्य किए जाने थे वो कार्य सही ढंग से निष्पादित नहीं किए गए थे। उस स्थिति में भारत की उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका वहाँ पे लगाई गई और उसने अपना फैसला उस मध्य प्रदेश की नगरपालिका के विरुद्ध सुनाते हुए उसे बाइसेक्ट कर दिया था, यानी कि उसको बर्खास्त कर दिया था। इसका कारण था कि टैक्स वसूली परंतु साफ सफाई नहीं थी। जो हमने आपको बताया है कि जो उसके उद्देश्य थे, जो उसके लक्ष्य होने चाहिए, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रतलाम नगरपालिका कार्य नहीं कर रही थी, जबकि वह जनता से टैक्स तो वसूल रही थी। इस कारण से जनहित याचिका के आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और रतलाम नगरपालिका जो थी उसको बर्खास्त कर दिया। इसका आधार क्या था? जो जनहित याचिका लगाई उसका आधार था कि व्यक्ति के पत्र मात्र के आधार पर एक व्यक्ति ने माननीय न्यायालय को एक पत्र लिखा था, सिर्फ उसी के आधार पर उसकी जांच हुई और इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। तो यह भी एक जनहित याचिका का मुद्दा था जिसको न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जा सकता है। इसलिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत के अंदर जो जनहित याचिकाएँ होती हैं वह न्यायिक सक्रियता का ही अंग होती हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जनहित के मामलों में न्यायिक सक्रियता के विकास में न्यायमूर्ति आई के मणि अय्यर, पीएन भगवती और एम अहमदी का बड़ा योगदान रहा है। यानी कि जनहित याचिकाएं जो भारत के अंदर शुरू हुई सन 1980 के दशक के दौरान, तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म के विकास में कि जुडिशरी में सक्रियता का विकास और अच्छे से कैसे हो, हमारी न्यायपालिका और ज़्यादा सक्रिय होकर कैसे कार्य करे, इसके लिए जनहित याचिका नामक एक टर्मिनोलॉजी लाई गई और इसका श्रेय न्यायमूर्ति या न्यायपति आई के मणि अय्यर, पीएन भगवती और एएम अहमदी को दिया जाता है। इसके कारण क्या थे कि न्यायिक शून्यता हमारे न्याय प्रणाली के अंदर आ गई थी। संवैधानिक कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरती जा रही थी। जब हमारी न्याय प्रणाली के अंदर शून्यता आ जाती है, देश के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध होता है या जनता की मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जब विभिन्न प्रकार की संघर्ष की स्थिति बन जाती है, तो उस स्थिति में जब न्यायपालिका कोई कार्य नहीं कर पाती है तो उसे न्यायिक शून्यता कहा जाता है। यह संवैधानिक या कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनहित याचिकाएं उनके लिए पहरेदार के रूप में कार्य करती हैं और इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो माननीय न्यायालय होती है वह अपने कार्य को संपादित करती है। न्यायिक सक्रियता के विकास के कारण आखिरकार न्यायिक सक्रियता का विकास क्यों हुआ? क्या ऐसी ज़रूरत थी कि न्यायिक सक्रियता का डेवलपमेंट हुआ? तो उसमें पहला तो है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासन के संवेदनशील मुद्दों पर कार्यपालिका की जब लापरवाही देखने में आई तो हमारी न्यायपालिका है वह एक्टिव हो गई। समय दर समय जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न अंगों के रूप में, आनुषंगिक इकाइयों के रूप में हमारी न्यायपालिका के अंदर न्यायिक सक्रियता को अपना लिया गया। क्योंकि राजनीतिक स्तर के ऊपर जब राजनेता सही से कार्य नहीं कर रहे थे, विभागों के मंत्री, जब सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जनता को न्याय नहीं मिल रहा था, प्रशासन जो था वह संवेदनशील मुद्दों के ऊपर कार्यपालिका की उसमें लापरवाही नज़र आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर न्यायिक सक्रियता को लेकर के माननीय न्यायालय ने पहल की और ये न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा है संसद का पंगु होना, विधायिका की असफलता। जब माननीय सदन के अंदर जो हमारे विधायक अथवा सांसदगण होते हैं, जब वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं या वे सही से जनता के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको पंगु होना कहा जाता है। तत्समय हमारी न्यायपालिका हमारा अग्रज बन के या हमारी वाहक बन के खड़ी होती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता का ही कारण माना जाता है। नेक्स्ट है जिम्मेदारी से बचना, यानी कि नेग्लिजेंसी। जैसे मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के ऊपर जब कभी भी किसी प्रकार का विरोधाभास होता है, विभिन्न संघर्ष होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं या अन्य दूसरे दंगे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास हमारा प्रशासन करता है, तो हमारी न्यायपालिका
प्रशासन को सख्त बनाने के लिए, उसको दक्ष बनाने के लिए कहती है, आदेश देती है, और हमारी न्यायपालिका जो होती है वह सक्रिय हो जाती है, जिससे जनता के प्रति किसी प्रकार का अन्याय ना हो। नेक्स्ट है, कार्यपालिका के भ्रष्ट व अनुत्तरदायी होने के ऊपर भी हमारी न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता को अपनाती है। वंचित वर्ग के हितों का हनन व उनकी अनदेखी करने पर, जब हमारे किसी वर्ग का जो पिछड़े होते हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, अथवा किन्हीं कारणों से वे वंचित होते हैं, किन्हीं आम सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उनके हितों का हनन हो जाता है या उनके हितों की अनदेखी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास किया गया, जो न्यायपालिका ने किया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 144 यानी कि सांप्रदायिक स्थिति, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 226 के तहत आदेश की शक्ति माननीय न्यायालय के पास में होती है, जिससे वह न्यायिक सक्रियता को अपनाती है। सांप्रदायिक स्थिति में भारतीय न्यायालय के पास अनुच्छेद 144, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 माननीय उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से वे न्यायिक सक्रियता का विकास करने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास के प्रमुख चरण रहे हैं, या ये कारक या कारण हैं। अब हम जानेंगे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, की न्यायिक सक्रियता के उदाहरण कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो माननीय न्यायपालिका है उसने कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए जिससे कि न्यायिक सक्रियता देखने में आई, या कुछ ऐसे कार्य भारतीय न्यायालय के द्वारा किए गए हैं जिनके माध्यम से न्यायिक सक्रियता को समझा जा सकता है। तो इसमें पहला तो है जैन हवाला कांड। सबसे पहले जैन हवाला कांड हुआ था। दूसरा था 300 करोड़ का दूरसंचार घोटाला। भारतवर्ष के अंदर एक 300 करोड़ का दूरसंचार घोटाला वह हुआ। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री शीला कौल के द्वारा 8,700 करोड़ का आवासीय घोटाला हुआ, जिसके अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो ऐसी स्थिति में जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई और माननीय न्यायालय के द्वारा जो सजगता अपनाई गई, इसको न्यायिक सक्रियता का ही एक पार्ट माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जैन हवाला कांड नंबर 1, नंबर 2 दूरसंचार घोटाला, और नंबर 3 केंद्रीय मंत्री शीला कौल के द्वारा 8700 करोड़ का जो आवासीय घोटाला किया गया था, उसमें माननीय न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता को अपनाते हुए अपनी न्यायपालिका की नियत न्यायिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया। अन्य महत्वपूर्ण कुछ ऐसे फैसले भी माननीय न्यायालय के द्वारा किए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 1995 में कर्नाटक के CS चीफ सेक्रेटरी J वासुदेवन पर अवमानना के एवज में 1 माह का कारावास उन्हें सुनाया था। यह भी न्यायिक सक्रियता का ही एक उदाहरण था। दूसरा, 12 अक्टूबर 1995 को चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्कालीन DGP KPS गिल के विरुद्ध रूपन देवल बजाज के साथ अश्लील हरकत में मुकदमा चलाए जाने के लिए आदेश दिया गया था। चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने DGP, तत्कालीन पंजाब के DGP थे KPS गिल, उनके विरुद्ध रूपल देवल बजाज एक महिला थी, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें हुई थी। उसको लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश दिया, स्वतः संज्ञान लिया, और इस प्रकार से वहाँ पंजाब के जो अधिकारी थे, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उनको आदेश दिया कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नवंबर 1995 में उच्च न्यायालय व सरकार के मध्य नौकर मालिक का संबंध नहीं हो सकता। 1995 में भारतीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय जो होती हैं और सरकार जो होती हैं, इनमें नौकर मालिक का कोई ऐसा संबंध नहीं है, वे कार्यपालिका से स्वतंत्र होती हैं। और इसमें स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय होती है और जो सरकार होती है वे कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से न्यायिक सक्रियता का एक और उदाहरण देखने में आया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 1996 को केंद्र सरकार को देवेगौड़ा की PM नियुक्ति के संबंध में आदेश दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा जो थे, उनकी नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट था, उसने जुलाई 1996 को केंद्र सरकार को निर्देशित किया था, गाइडलाइन दी थी, निर्देशिका प्रदान की थी
तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के कुछ मामले हमने आपको उदाहरण के रूप में बताए हैं। अब न्यायिक सक्रियता की आलोचना के भी बिंदु होते हैं कि न्यायिक सक्रियता की आलोचना किन बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। क्या न्यायालय के द्वारा जो न्यायपालिका के अंदर न्यायिक कार्यों को करते समय जो न्यायिक सक्रियता दिखाई जाती है उसकी भी आलोचना की जा सकती है। तो इसके कुछ बिंदु हैं। पहला तो क्या है कि शासन के दूसरे अंगों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप। न्यायपालिका जब हमारे शासन के दूसरे अंगों के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर जब हस्तक्षेप करती है तो ऐसी स्थिति में यह न्यायिक सक्रियता की आलोचना का एक बिंदु बन जाता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं कार्यपालिका के द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद भी उसके अंदर अवरोध पैदा कर रही है। दूसरा होता है आक्रामक रवैया। भारतीय न्यायालय का या माननीय न्यायालय का आक्रामक रवैया या जब मुद्रा अख्तियार कर ली जाती है तब भी ऐसा समझा जाता है। और तीसरा है लंबित मामले व बोझ। भारत में न्यायपालिका के अंदर भी बहुत सारे मामले हैं, लाखों मामले हैं जो आज भी लंबित पड़े हैं और उसके ऊपर अत्यधिक बोझ बना हुआ है। इन मामलों को नहीं निपटाना भी भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध एक प्रमुख तत्व के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है अति सक्रियता व टिप्पणी देवेगौड़ावाद में। जब प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा की नियुक्ति जब 1996 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उसके संबंध में फैसला सुनाया था तो वह एक अति सक्रियता का मामला माना गया था, इसलिए यह न्यायिक सक्रियता की आलोचना का एक बिंदु बन गया। और नेक्स्ट है प्रसिद्धि पाने की लालसा जनहित याचिकाओं से। जो पब्लिक लिटिगेशन जो होती हैं, जनहितवाद जो होते हैं, जनहित याचिकाएं जो होती हैं, पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो न्यायपालिका होती है वह प्रसिद्धि पाने के लिए कार्य करती है, ऐसा माना गया है। यह भी जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को लेकर आलोचना का एक बिंदु बनता है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की आलोचना किन ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर की जा सकती है, यह इसमें बताया गया है। दोस्तों, अंतिम प्रश्न जो इससे संबंधित है वह है कि जनहित याचिका क्या होती है। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जनहित याचिका क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सामान्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, जनहित याचिका जो होती है, वह किसी भी व्यक्ति, संस्था, समाचार पत्र अथवा अन्य किसी मीडिया माध्यम से जनता के हितों के ऊपर जब टकराव होता है, जनता के कल्याण की भावना के विरुद्ध जब कोई कार्य किया जाता है तो उसको लेकर के दायर की जा सकती है, या इसमें कोर्ट जो माननीय न्यायालय है स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। यही जनहित याचिका होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके तहत गरीब व असहाय लोगों जो कि सामाजिक अयोग्यता, गरीबी तथा अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों के लिए अदालत के सामने नहीं जा पाते हैं, कि भारतवर्ष के अंदर, जो भारत काफ़ी बड़ा है, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें कुछ गरीब, असहाय और वंचित लोग भी हमारे बीच रहते हैं जिनके पास सोशल योग्यता नहीं होती है, सामाजिक योग्यता नहीं होती है, या वे गरीबी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, उनमें अज्ञानता होती है, वे कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे मामलों में उनको जब अपने अधिकारों का मालूम नहीं होता है, चूँकि व्यक्ति जब गरीब होगा, काफ़ी वंचित होगा, काफ़ी विछड़ा होगा, उसके पास शिक्षा नहीं होगी, उसके पास रोजगार के पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, उसको उनका तरीका और सलीका मालूम नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जब वे अदालत के सामने अपने अधिकारों की मांग के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी ओर से किसी भी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उनके अधिकारों को अदालत में रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि अथवा कोई सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वह उनके अधिकारों को लेकर अदालत में जा सकता है। तो मूल रूप से हमारे समाज के किन्हीं वंचित अथवा अन्य वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी जनप्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जब माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जाता है तो इसे ही जनहित याचिका कहा जाता है। अब जनहित याचिका जो होती है वह किसी वकील के माध्यम से अथवा समाचार पत्र के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के स्वतः संज्ञान से भी अमल में लाई जा सकती है। यानी कि माननीय जो न्यायालय होता है वह किसी वकील के माध्यम से अथवा किसी समाचार पत्र के माध्यम से स्वतः संज्ञान से भी इस पर कार्य माननीय न्यायालय करेगा। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या होता है, कि ऐसी क्या उद्देश्य होते हैं, ऐसे क्या लक्ष्य होते हैं जिनको लेकर के जनहित याचिका स्पष्ट होती है। व्यक्तिगत हित के बजाय इसमें सार्वजनिक हित पर ध्यान दिया जाता है। जनहित याचिका यानी कि जनता के हित में जो याचिका लगाई जाती है उसका मूल स्वरूप होता है सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक।
इसका कहीं भी उद्देश्य जो होता है वह व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि ये सार्वजनिक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आगरा प्रोटेक्शन होम वाद, इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी। जो आगरा प्रोटेक्शन होम, आगरा जो संरक्षण घर था, जहाँ पे आगरा आश्रित घर था, उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस भारत का एक मानक अखबार है, उसके अंदर ये समाचार छपा और माननीय न्यायालय में उसमें त्वरित कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है बिहार की भागलपुर जेल का वाद, जिसमें आईपीएस केएफ रुस्तम के लेख से जो अखबार के अंदर छपा था, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी केएफ रुस्तम के द्वारा अखबार में एक लेख छपा था। बिहार की भागलपुर जेल के अंदर जो कैदी बंद थे उनके संबंध में इस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ने लिखा था। तत्समय माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और बड़ी भारी मात्रा के अंदर बिहार की भागलपुर जेल से कैदियों की रिहाई संभव हुई। इसका कारण क्या था कि बंदियों का मुकदमा नहीं होना और विचाराधीन कैदियों की तादाद अधिकाधिक होना। और इस मामले में जो केएफ रुस्तम की इस लेख का जो आधार बनी वह वहाँ की वकील थी हिंगो रानी। हिंगो रानी नामक एक वकील थी, जिन्होंने बिहार की भागलपुर जेल के अंदर जो कैदी बंद थे और जो विचाराधीन कैदी थे, यद्यपि उनके ऊपर किसी प्रकार के लिटिगेशन या मुकदमे नहीं थे, उनको रिहा करवा लिया गया था। तो यह एक जनहित याचिका का प्रमुख मुद्दा था, जो इतिहास के अंदर एक माइलस्टोन बनकर के हमारे सामने उभरा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनहित याचिकाओं का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित नंबर 1, गरीब नंबर 2 और कानून से महरूम होती है। यानी कि भारत में जनहित याचिकाएं इसलिए भी ज़्यादा लगती हैं क्योंकि हमारे समाज का जो अधिकांश तबका है वह या तो अशिक्षित होता है या फिर गरीब होता है, या हमारे यहाँ का जो समाज के जो अंग होते हैं विभिन्न तबके, वे कानून से महरूम होते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पहल की जाती है। यह जनहित याचिका का आधार बनती है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के अब तक के मामलों में बहुत व्यापक क्षेत्रों, कारागार और बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहकों के मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और न्यायपालिका को प्रभावित किया है। यानी कि अगर अब तक के हमारे भारत के जनहित याचिका के मुद्दों की बात की जाए तो भारत में जनहित याचिकाओं के माध्यम से हमारे जेलों से संबंधित, हमारी सेना से संबंधित, बाल श्रम चाइल्ड लेबर से संबंधित, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और ग्राहकों के संबंधी मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव को लेकर, लोकनीति और जवाबदेही को लेकर तथा मानवाधिकार और न्यायपालिका को इसने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसे आदेश दिए गए हैं, कुछ ऐसी नसीहत दी गई हैं जिनके माध्यम से इन तमाम उक्त विषयों के ऊपर बेहतरी के साथ में कार्य किया जा सका है या प्रशासन में सुधार किया जा सका है। तो इस प्रकार से निम्न बिंदुओं के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत की जो न्यायपालिका है वह हमारे प्रशासन पर व्यापक रूप से नियंत्रण रखने का कार्य कर पाती